रोमांटिक एज। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड रहा था 1798 से 1837 तक। 1798 में लिरिकल बैलेड्स जब पब्लिश हुई थी तब ये एज स्टार्ट हुई थी और 1837 में ये एज फिनिश हुई थी। इस एज में लव फॉर नेचर वाज डेवलप्ड, यानी कि जो इस एज के जो पोइट्स थे वो नेचर पर लिखते थे। उनकी जितनी भी पोएम्स है वो मोस्टली नेचर पर ही बेस्ड है। द पोइट्री ऑफ दिस एज वाज बेस्ड ऑन फ्लोरा एंड फोना। आप कह सकते हो कि उस टाइम की जो पोइट्री थी वो फ्लोरा और फोना पर बेस्ड थी। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फोना का मतलब होता है एनिमल्स। यानी कि उस टाइम का क्या था कि जो पोइट्स थे वो नेचर के प्रति मतलब उनका जो कहना था कि रिटर्न टू नेचर, नेचर के प्रकृति के पास वापस लौटो। जैसे कि हमने पिछले एज में पढ़ा था कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो स्टार्ट हो चुका था, मशीनों का युग आ गया था। तो जैसे वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने भी बोला था कि ये सब जो हम आगे बढ़ रहे हैं ये विनाश की ओर हमें ले जा रहा है। तो उन सब का यही कहना था कि रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। और उन्होंने जितने भी पोएम्स लिखी हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हो चाहे उस टाइम के जितने भी पोइट्स हैं, मोस्टली उन्होंने पोएम्स जो है वो नेचर के ऊपर ही लिखी है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर पोएम्स उन्होंने लिखी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उस टाइम की जो एज थी, एट दैट टाइम जो पीपल थे वो क्या हो रहे थे, वो रिटर्निंग टू नेचर, वो प्रकृति की ओर वापस लौट रहे थे। दैट वाज द एज ऑफ लवर्स, यानी कि वो एज क्या थी, वो लवर्स की एज थी, वो लवर्स का युग था। लेकिन कैसे लवर्स, नॉट कपल टाइप, बल्कि लव फॉर नेचर, एनिमल्स, बर्ड्स, ईटीसी, यानी कि उनका जो प्यार था वो नेचर के प्रति, एनिमल्स के प्रति, बर्ड्स के प्रति उभर रहा था। द पोइट अनफॉलोड पॉप। और अब क्या था, इस टाइम क्या था, जो पोइट्स थे उस टाइम के उन्होंने पॉप को अनफॉलो कर दिया था। और इस एज में जो पोइट्स थे वो स्पेंसर और मिल्टन के जो वर्क थे उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, और कौन कौन सी जो फॉर्म्स थी जो इस एज में डेवलप हुई थी, डेट वाज ओड, बैलेड, ईटीसी, विच वर आउट फैशन इन 18th सेंचुरी नाउ रिवाइव्ड। यानी कि 18वीं सदी में, जो कि ये ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हमने देखा था कि 18वीं सदी में क्या था, जब 18वीं सेंचुरी चल रही थी तो उस वक्त जो है नॉवेल्स को ज़्यादा पढ़ा जाने लगा था। लेकिन अब क्या था, अब जो ये ओड, बैलेड, यानी कि पोइट्री की जो है वो दोबारा जो है रिवाइव हो गई थी। क्योंकि इससे पहले एज में हमने देखा था कि जो है पोइट्री को लोग पढ़ना पसंद नहीं कर रहे थे, वो नॉवेल्स पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो है पोइट्री उनको लोग पढ़ने लगे थे। और इस टाइम की जो पोइट्रीज थी उनकी जो थीम होती थी वो लव, हिस्ट्री और नेचर पर बेस्ड थी। ये जो एज थी एक रिवोल्ट था अगेंस्ट द लॉजिक एंड रैशनलिज्म ऑफ द एनलाइटमेंट एज। यानी कि जो एनलाइटमेंट एज जो हमने पीछे पढ़ी है उसके जो रैशनलिज्म था, जो लॉजिक था, उनके जो अगेंस्ट था, ये एक तरह की रिवोल्ट थी ये एज। फीलिंग एंड इमोशंस गेन द सेंटर स्टेज। क्योंकि हमने पढ़ा है कि पहले जो है फीलिंग्स और इमोशन को कोई मतलब स्टेज नहीं मिलती थी, कोई जगह नहीं मिलती थी। लेकिन अब क्या था, फीलिंग्स और इमोशन ने जो है सेंटर स्टेज बन गई थी। अगर हम बात करें इस एज की जनरल बैकग्राउंड की, यानी कि इस एज में क्या क्या घटा है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में स्टार्ट हो गई थी और 1798 तक चली थी। इससे केवल इटली ही नहीं, फ्रांस ही नहीं, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन थी ये फ्रांस में हुई थी, तो केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि जो और भी अदर्स कंट्री थी, जो आसपास की जो भी कंट्रीज थी वो सब भी इससे इन्फ्लुएंस हुई थी। उन सब पर भी इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ा था। सोशल मूवमेंट्स भी इस टाइम हुए थे, जैसे एबोलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड, यानी कि स्लेव ट्रेड के खिलाफ जो है मूवमेंट्स हुआ था। पुअर रिलीफ, इंप्रूवमेंट ऑफ पुअर कंडीशन, इन सब के जो थे ये भी सोशल मूवमेंट्स इस एज में हुए थे। और जो ये एज थी एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी एज थी, क्योंकि इस समय जो है मशीनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, मशीनों का युग आ गया था। जो मतलब कंट्री थी, जो वर्ल्ड था, वो क्या है मॉडर्नाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा था। लेकिन इससे क्या था कि इससे हार्मफुल इफेक्ट भी पड़ रहे थे, जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा था, मेटलाइजेशंस हो रही थी, चाइल्ड लेबर ये जो है इंक्रीज्ड हो रहे थे। और हम लोग देखते हैं कि उस टाइम जब इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा था और आज जबकि हम इतने आगे चले गए हैं, तो आज तो बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन वगैरह हम लोग फेस कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट जो है उसी एज में हो गया था। और जहाँ तक है वहाँ के जो पोइट्स थे, उस एज के जो पोइट्स थे, उन सब ने भी इस फ्यूचर को देख लिया था। तभी वो लोग कहते थे कि ये सब छोड़ दो, प्रकृति की ओर वापस लौटो। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी अपने पोएम्स में कहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ स्पेंडिंग कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, यानी कि हम कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, हम प्रकृति की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यानी कि जो उस टाइम के जो पोइट्स थे उन्हें भी जो है फ्यूचर दिखाई दे गया था। तभी जो है उन्होंने कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो।
इरिश इमिग्रेशन भी उस टाइम बढ़ रहा था, क्योंकि जो इरिश लोग थे वो ब्रिटेन में आ रहे थे, और चूंकि वो ब्रिटेन में आ रहे थे तो ब्रिटिशर्स और इरिश के बीच में जो है क्लैश भी बढ़ गया था, क्लैशेस भी जो है उनके बीच में स्टार्ट हो गए थे। और जो मैसिको ऑफ पीटरलू 1832, यानी कि पीटरलू का जो नरसंहार था वो भी 1832 में इसी एज में हुआ था। अब बात करते हैं कि स्टार्ट ऑफ रोमांटिक एज, कि रोमांटिक एज कब स्टार्ट हुई थी और कैसे स्टार्ट हुई थी। तो इस बारे में जो है लोगों के अलग अलग थॉट्स हैं कि रोमांटिक एज कब से स्टार्ट हुई थी। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि द ओपनिंग मूवमेंट जब हुआ था 1785 में, तभी से जो है रोमांटिक एज स्टार्ट हो गई थी। तब कुछ कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था 1789 में, तब रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी। और कुछ लोग बोलते हैं कि द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, यानी कि जब लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी 1798 में, तब ये एज स्टार्ट हुई थी। लेकिन क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स के साथ है, तो इसीलिए जो है रोमांटिक एज की स्टार्ट 1798 से माना जाता है। अब ये लिरिकल बैलेड्स क्या है? लिरिकल बैलेड्स एक कलेक्शन है जिसमें कि 23 पोएम्स है, और ये जो कलेक्शन है ये लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज के द्वारा। एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोनों ने जो है ये मिलकर एक कलेक्शन लिखा था 23 पोएम्स का, लिरिकल बैलेड्स, जिसमें से 19 पोएम जो है वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 पोएम्स जो है वो कोलरिज ने लिखी थी। और इसके भी जो है 4 एडिशन आए थे। 1798 में पहला एडिशन आया था, उसके बाद 1800 में सेकंड एडिशन आया था, थर्ड एडिशन 1802 में और फोर्थ एडिशन 1805 में। और जो इसका सेकंड एडिशन था इसमें जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसका प्रीफेस भी ऐड किया था, प्रीफेस भी जो है इसके साथ पब्लिश कराया गया था सेकंड एडिशन के साथ। स्टार्टेड पोएम, यानी कि जो ये कलेक्शन था इसकी जो सबसे पहली पोएम थी डेट वाज द राइम ऑफ द एनिसेंट माइनर, और ये लिखी थी एस.टी. कोलरिज के द्वारा। और लिरिकल बैलेड्स एंड होता है टिंटन एबी के साथ, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। और जो ये है कि लिरिकल बैलेड्स का जो प्रीफेस आया था सेकंड एडिशन में, उसमें जो है वर्ड्सवर्थ ने हमें थ्योरी ऑफ पोइट्री दी थी। वर्ड्सवर्थ ने बताया था कि पोइट्री को कैसे लिखा जाता है, कि एक पोएम जब हम एक पोएम लिखते हैं तो हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया था कि ऑब्जर्वेशन, अगर हम किसी चीज़ पर पोएम लिखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यानी कि हमें उस चीज़ को देखना पड़ेगा, अच्छे से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिकलेक्शन करेंगे। यानी कि हमने अगर कोई भी चीज़ देखी है, हमें किसी के भी ऊपर, मान लीजिए हमें किसी पक्षी के ऊपर ही, किसी बर्ड के ऊपर ही कोई पोएम लिखनी है, तो क्या है, हम उसे ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम रिकलेक्शन करेंगे, यानी कि हम याद करेंगे कि हमें इस पक्षी के बारे में हमें क्या क्या बातें पता है, हम उन सबको जो है एक तरह से रिकलेक्ट करेंगे, उनको नोट कर लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें उस पक्षी के बारे में पता है। उसके बाद हम उनसे फिल्टर करेंगे, यानी कि कुछ चीज़ें हटा देंगे, जो ठीक ठीक चीज़ें हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारे काम आ सकती है पोएम लिखने में, वो उनको हम फिल्टर कर लेंगे। और तब हम जो है एक पोइट्री का क्रिएशन करेंगे, तब हम पोएम लिखेंगे। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने थ्योरी ऑफ पोइट्री में बताई है। इनके अलावा जो है अदर रोमांटिक्स जो है ओल्डर रोमांटिक्स, जो रोमांटिक्स जो पोइट थे उनमें तो है ओल्डर रोमांटिक्स जो पोइट थे वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, सथे और वॉल्टर स्कॉट। जो ये 4 पोइट्स हैं, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, सथे और वॉल्टर स्कॉट, ये जो है ये ओल्डर रोमांटिक्स कहे जाते हैं। और यंगर रोमांटिक्स में आते हैं शैले, कीट्स, बायरन, हैजलिट, और इनके अलावा भी जो है और भी जो पोइट्स थे उस टाइम के, जैसे ली हंट, लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब, जेन ऑस्टन और डी क्विंसी, और भी जो है पोइट्स ये रहे हैं। तो काफ़ी पोइट जो है हमें इस एज में देखने को मिलते हैं। इनमें से जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, ये हमारे टीजीटी पीजीटी में भी हैं। इनके अलावा शैले, कीट्स और चार्ल्स लैम्ब, ये सब हमें पीजीटी में भी पढ़ने को मिलते हैं। अगर लिटरेचर की बात करें तो क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था, हमने देखा है कि उस टाइम जो है नेचर पर पोएम्स लिखी जाने लगी थी, तो जो पोइट थे वो सिंपल और प्लेन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, और जो पोइट्स थे वो कॉमन पीपल के लिए लिखते थे। क्योंकि हमने देखा था कि जो इससे पहले जो एज थी, तो हमने पढ़ा था कि जो मिडिल क्लास के लोग थे वो लोग पोइट्री को नहीं समझ पाते थे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो काफ़ी हार्ड होती थी, इसलिए उन्होंने नॉवेल्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज नॉवेल की जो लैंग्वेज थी वो सिंपल होती थी। लेकिन अब क्या था, इस एज के जो पोइट्स थे उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कॉमन पीपल की लैंग्वेज में जो है पोएम लिखी थी। तो अब बात करते हैं इस एज के कुछ ग्रेट पोइट्स की। सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इस एज के सबसे ग्रेट पोइट थे। जब भी हम रोमांटिक एज की बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम हमारे सामने आ जाता है। तो वो इस एज के सबसे ग्रेट पोइट थे। उन्हें नेचर पोइट भी कहा जाता है और वो लेक पोइट भी कहे जाते हैं। अब लेक पोइट जो है वो क्या था, लेक पोइट कौन कौन से पोइट थे, ये सब आगे पढ़ने को मिलेगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे, वो लवर ऑफ नेचर भी थे, यानी कि उन्हें प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार था और उनकी ऑलमोस्ट पोएम नेचर पर ही बेस्ड है।
वो फ्रांस भी गए थे। वो फ्रांस 2 बार गए थे, 1790 में और 1791 से 92 में, यानी कि वो 2 बार फ्रांस गए थे। और उन्होंने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उन्हें भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और क्या किया था, उसको सपोर्ट भी किया था। लेकिन क्या था कि जब वो पहली बार फ्रांस गए थे तो उन्होंने सपोर्ट तो किया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था इस रेवोल्यूशन को। और जब दोबारा वो 1791 से 92 में वो गए थे तो उन्होंने रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट भी किया था। अक्टूबर 1792 में उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की थी, दैट वाज गिरोंडिस्ट पार्टी थी। लेकिन क्या था, क्योंकि उन्होंने जो पार्टी ज्वाइन कर ली थी तो उनके पास इंग्लैंड से जो है उनके प्रेसाइज करने लगा था कि क्या जाने लगा था कि वो वापस इंग्लैंड आ जाए, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट ना करे। तो वर्ड्सवर्थ को जो है मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो वॉर था वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया था। और अब जो है जो क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड में वॉर स्टार्ट हो गया था और जो उनका नेटिव प्लेस था वो इंग्लैंड था, तो उन्होंने इंग्लैंड को ही सपोर्ट किया और उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट करना बंद कर दिया। और जो ये घटनाएं हुई थी उनके जीवन में, इनका इफेक्ट जो है हम उनकी पोइट्री में भी देखते हैं। एस.टी. कॉलेरिज का जन्म हुआ था 1772 में और इनकी डेथ हुई थी 1834 में। ये भी एक इंग्लिश पोइट थे, लिटरेचर राइटर थे, फिलोसोफर थे एंड थियोलॉजिशियन भी ये थे, थियोलॉजियन। ही वॉज फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे। और उनके साथ ही जो है उन्होंने लिरिकल बैलेड्स को कंपोज किया था। वो भी जो है रोमांटिक मूवमेंट के फाउंडर माने जाते हैं उनको भी। और वो भी लेक पोइट्स थे, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि विलियम वर्ड्सवर्थ भी लेक पोइट थे, एस.टी. कॉलरिज भी लेक पोइट थे और एक और थे रॉबर्ट साथे, वो भी लेक पोइट थे। उन्हें जो है सुपर नेचुरल पोइट भी कहा जाता है, ही इज कॉल्ड द पोइट ऑफ सुपर नेचुरल। ही गेव द फर्स्ट थ्योरी ऑफ पोइट्री, उन्होंने फर्स्ट थ्योरी ऑफ पोइट्री दी थी। उन्होंने जो है अपनी लाइफ में काफ़ी फेलियर्स का भी फेस किया था, लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी अच्छे पोइट्स माने जाते हैं। उन्होंने कुछ कम ही पोइट्री लिखी है, पोएम जो है उन्होंने बहुत कम लिखी है, लेकिन जितनी भी लिखी हैं सब फैंटास्टिक पोएम उन्होंने लिखी है, बहुत अच्छी अच्छी पोएम उन्होंने लिखी है। पर्सनल लाइफ पर उन्होंने पोएम्स लिखी थी, जैसे डिजेक्शन एंड ओड, वर्क विदाउट होप, और जो उनकी मोस्ट फेमस पोएम है द राइम ऑफ द एनिसेंट मैरिनर, लिरिकल बैलेड्स में ये पब्लिश हुई थी। सबसे फर्स्ट पोएम थी ये लिरिकल बैलेड्स की। इनके अलावा क्रिस्टेबल, कुबला खान, ये उनकी फेमस पोएम है। बायोग्राफिया लिटरेरिया उन्हें लिखा था। ये एक कलेक्शन ऑफ हिज थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑन लिटरेचर, इसमें जो है उन्होंने अपनी थॉट्स लिखी थी, अपनी लिटरेचर के ऊपर जो उनका ओपिनियन थे वो सब इन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया में लिखा था। उन्होंने ये 1817 में पब्लिश कराया था। और एस.टी. कॉलरिज ने एक टर्म भी कॉइन की थी, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलियम ब्लेक का जन्म हुआ था 1757 में और 1827 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। ये भी एक इंग्लिश पोइट थे, पेंटर थे, प्रिंट मेकर थे। ही डिड नॉट गेट पॉपुलरिटी इन हिज लाइफ, यानी कि जब वो जीवित थे, जब उन्होंने अपनी पोएम्स लिखी थी तब उनको इतनी पॉपुलरिटी नहीं मिली थी जितनी कि आफ्टर डेथ उन्होंने पाई, यानी कि आफ्टर डेथ ही गॉट फेम। ही वॉज कंसिडर्ड मैड बाय कंटेम्प्रेरीज फॉर हिज आइडियोसेंट्रिक व्यूज़, यानी कि जो उनके साइनक्रेटिक जो व्यूज़ थे उनके, जैसे उनके व्यूज़ थे वो जिस टाइप लिखते थे, तो जो उनके कंटेम्प्रेरीज थे वो उनको मैड बुलाते थे। ही रोट ऑन रियल इश्यूज़, वो जो है रियल इशू पे लिखते थे और उन्होंने जो है सोशल चर्च वगैरह जो चीज़ें थी उन पर जो है वो अटैक करते थे। उनके जो फेमस वर्क है डेट इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये जो दो उनके वर्क है ये बहुत ही फेमस है। इनमें उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक कंप्लीट वर्क, फर्स्ट प्रिंटेड इन 1789 में ये जो उनका वर्क था ये पब्लिश्ड हुआ था। इसमें जो है 19 पोएम्स है, ये कलेक्शन है 19 पोएम्स का। और इस कलेक्शन में उन्होंने गुड सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड को दिखाया है, यानी कि वर्ल्ड की जो गुड सिचुएशन उन्होंने दिखाई है। इस वर्क की इस जो उनका ये कलेक्टेड वर्क था, इसमें जो पोएम्स थी उनमें से कुछ पोएम्स थी जैसे द लैम्प, द शेफर्ड, स्प्रिंग नाइट, ए ड्रीम, द ब्लॉसम, द इकोइंग ग्रीन। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस ये उनका कलेक्शन था जिसमें 26 पोएम्स थी और जो ये पोएम्स थी ये पब्लिश हुई थी 1794 में। और इस कलेक्शन में उन्होंने वर्ल्ड की बैड सिचुएशन को दिखाया है। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है यानी कि इनोसेंट, तो इसमें क्या है उन्होंने गुड सिचुएशन को दिखाया है, लेकिन एक्सपीरियंस में उन्होंने बैड सिचुएशन को दिखाया है। सम पोएम्स आर द फ्लाई, द टाइगर, ए पॉइजन ट्री, द लिली, द एंजल, नर्स सॉन्ग, द सिक रोज, ये सब जो है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश्ड हुई थी। लॉर्ड बायरन का जन्म हुआ था 1788 में
और 1824 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक इंग्लिश पोइट एंड पीर थे, वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ द रोमांटिक, रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट, यानी कि जो है ये भी रोमांटिक मूवमेंट के एक जो रोमांटिक जो स्टार्ट हुई थी मूवमेंट उसके एक लीडिंग फिगर थे और इनको ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट भी कहा जाता है। ही हैड ए लेविश लाइफ स्टाइल, यानी कि उनका जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत ही लेविश रहा है। उनके बहुत सारी लड़कियों के साथ जो है रिलेशनशिप भी रहे हैं। उन्होंने जो शादी की थी वो एने इसाबेल मिलबैंक से की थी, लेकिन क्या हुआ था कि इन 1860 में ही गॉट सेपरेटेड, यानी कि एक ही साल में जो है वो दोनों अलग हो गए थे। ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली अक्रॉस यूरोप, यानी कि उन्होंने पूरे यूरोप में जो है ट्रैवल किया था, स्पेशली इन इटली। और बाद में जो है उन्होंने ग्रीक वार को भी ज्वाइन किया था इंडिपेंडेंस के, फाइटिंग द ओटोमन एम्पायर एंड डाइड लीडिंग ए कैंपेन ड्यूरिंग दैट वॉर। और जब वो एक कैंपेन को लीड कर रहे थे उस वार में, तभी जो है उनकी डेथ हो जाती है। जो उनकी डेथ थी वो केवल 36 ईयर्स के थे, यानी कि वो बहुत ही कम एज में जो है उनकी डेथ हो जाती है। 1824 में उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने आवर्स ऑफ आइडलनेस लिखा था 1807 में, जब वो केवल 19 ईयर्स के थे। और उन्होंने लिखा था आई विल पब्लिश राइट और रॉन्ग, फूल्स आर माई थीम, लेट स्टाइल बी माई सॉन्ग। ये उनकी जो है फेमस लाइनें हैं। और जो उनका मोस्ट फेमस वर्क है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, और जो अदर वर्क है उनके डेट इज़ व्हेन वी टू पार्टेड और डॉन जॉन, ये एक सैटायर है डॉन जॉन। ये उनके कुछ फेमस वर्क है। पीबी शैले की बात करें तो 1792 में इनका जन्म हुआ था और 1822 में इनकी डेथ हो गई थी। हिज फुल नेम इज़ पर्सी बर्सी शैले, पर्सी बैशी शैले जो है इनका पूरा नाम है। उनको मैड शैले भी कहा जाता था क्योंकि जो उनके थॉट्स थे, उनके जो आइडियाज़ थे वो सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग थे, तो उनको मैड शैले भी कहकर बुलाया जाता है। इनफैक्ट जब वो ऑक्सफोर्ड में जो है स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक वर्क लिखा था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म 1811 में। तो इस वर्क के लिए उन्हें वहाँ से एग्जाइल भी कर दिया गया था, ऑक्सफोर्ड से जो है उन्हें निकाल दिया गया था। ही मैरिड टू ए स्कूल गर्ल नेम्ड हैरियट वेस्टब्रूक। उन्होंने एक स्कूल गर्ल से शादी की थी जिसका नाम था हैरियट वेस्टब्रूक, लेकिन 1816 में क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती है और 1816 में ही वो फिर मैरी गुडविन से शादी कर लेते हैं। 1818 में यानी कि 1818 ईस्वी में जो है वो नेपल्स चले जाते हैं, जो कि रोम में है, रोम में वो चले जाते हैं। उस वक्त जो है उनकी हेल्थ बहुत ही पुअर भी थी। और 1822 में क्या होता है कि एक दिन वो अपने एक दोस्त एडवर्ड विलियम के साथ न्यू बोट में, अपनी एक न्यू बोट उन्होंने ली थी डॉन जॉन, उसमें जो है लिवर्नो जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक तूफान आता है और उनकी बोट जो है डूब जाती है और शैले की वहीं पर डेथ हो जाती है। इनफैक्ट जो उनकी बॉडी थी वो भी आफ्टर 10 डेज, यानी कि जब वो डूब गई थी उनकी नाव तो उसके 10 दिन बाद जो है उनकी बॉडी रिकवर की गई थी। और उनकी पॉकेट से जॉन कीट की एक पोएम है लामिया, उसकी कॉपी हमें देखने को मिलती है। उनका जो एपिटैफ था वो द टेम्पेस्ट, जो एक विलियम शेक्सपियर का प्ले है, विलियम शेक्सपियर का जो एक ड्रामा है उसका जो एक एरियल सॉन्ग है, नथिंग ऑफ हिम दैट डॉट फेड बट डोट सफर इज ही चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, उनका एपिटाफ लिया गया है। इंपॉर्टेंट वर्क जो उनके रहे हैं जैसे क्वीन वॉव उन्होंने लिखा था 1813 में, एलास्टर 1815 में, हाइमन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी 1817 में, ओजा मैंडीज 1870 से 1888 में, ओ टू द वेस्ट विंड 1820 में, टू ए स्काईलार्क 1820, द मास्क ऑफ एनार्की 1832, द क्लाउड 1890-20, द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ 1822, और जो उनका मास्टरपीस है डेट इज ए डिफेंस ऑफ पोएट्री 1821 में उन्होंने लिखा था। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 1795 में और 1821 में। जॉन कीट्स, पीबी शैले और इनसे पहले जो हमने एक और पोइट पढ़े थे लॉर्ड बायरन, इन सब में एक मतलब सिमिलैरिटी है कि इनकी जो है डेथ बहुत ही जल्दी हो गई थी। इनफैक्ट लॉर्ड बायरन की जो डेथ हुई थी वो 36 एज में हुई थी। पीबी शैले की डेथ जो हुई थी वो 13 ईयर्स में हो गई थी जब वो केवल 30 साल के ही थे। और जॉन कीट्स की तो डेथ बहुत ही जल्दी हो गई थी, 1795 में उनका जन्म हुआ था और 1821 में उनकी डेथ भी हो गई थी, यानी कि वे केवल 26 ईयर्स ही उन्होंने जिए थे। वो केवल 26 साल के थे जब उनकी डेथ हो गई थी। रोमांटिक पोइट के जो ये यंगर जनरेशन में है, एक रोमांटिक पोइट है जो ये यंगर जनरेशन में कहे जाते हैं, जॉन कीट्स का नाम लिया जाता है। ही वॉज वेरी पीसफुल, ही लव्स पोइट्री, हिज पोइट्री वाज ऑन नेचर, ही फाउंड, उन्होंने जो है अपनी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने भी फेस की है। ही वो सेंसुअस पोइट, उन्हें सेंसुअस पोइट भी कहा जाता है, सेंसुअसनेस पोइट उन्हें कहा जाता है। हेलेनिज्म इज़ फाउंड इन कीट्स पोइट्री, जॉन कीट की पोइट्री में हमें हेलेनिज्म भी देखने को मिलता है। और जो कीट्स के जितने भी वर्क थे वो केवल 3 साल में ही पब्लिश हो गए थे, 1870 से 1820 तक, क्योंकि उसके बाद जो है जॉन कीट्स बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और 1821 में उनकी डेथ भी हो गई थी। तो वो केवल 26 साल की एज में जो है उनकी
डेथ हो गई थी। वो 26 साल के थे जब उनकी डेथ हो गई थी। उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है, ओट टू ए नाइटिंगेल, ओट टू ऑटोमन, ओट टू और ऑन ए ग्रेशियन अर्न, लामिया, ला बेला डेम सेंस मर्सी, ये जो है उनके इम्पोर्टेंट वर्क है। और ऑन ए ग्रेशियन अर्न और ला बेला डेम सेंस मर्सी ये दोनों एलटी के सिलेबस में भी हैं। प्रोज वर्क की अगर बात करें, जो इस एज में प्रोज वर्क लिखे गए थे, तो 3 राइटर्स के नाम हमारे सामने आते हैं। चार्ल्स लैम्ब ने बहुत सारे एसेज लिखे हैं। विलियम हैजलिट और ली हंट, ये 3 नाम जो है हमारे सामने आते हैं। चार्ल्स लैम्ब 1775 में उनका जन्म हुआ था और 1834 में जो है इनकी डेथ हुई थी। ये रोमांटिक इंग्लिश पोइट कहे जाते हैं। एसिस्ट ये थे, क्रिटिक्स ये थे, फिक्शन राइटर भी थे। इनके इंपॉर्टेंट वर्क है एसे ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, स्पेसिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। विलियम हैजलिट का जन्म हुआ था 1778 में, 1830 में इनकी डेथ हुई थी। इन्हें क्रिटिक भी कहा जाता है। और इनके फेमस जो वर्क थे, डेट इज कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोइट्स, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स। ली हंट का जन्म हुआ था 1784 में, 1859 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने केवल अर्निंग्स के लिए ही लिखा था। ही वॉज एन इंग्लिश क्रिटिक, एसेइस्ट एंड पोइट। वो एक इंग्लिश क्रिटिक थे, एसेइस्ट थे और पोइट भी थे। और जो उनके इंपॉर्टेंट वर्क है, डेट इज एमाइंटस, ए टेल ऑफ द वुड्स, 1820 में ये आया था। और द बुक ऑफ द सोनेट। फ्रांसिस जेफरी जो थे 1773 में इनका जन्म हुआ था और 1850 में जो है इनकी डेथ हुई थी। ये एक स्कॉटिश जज भी थे और ये एक लिटरेरी क्रिटिक भी थे। इन्होंने ही रोट ओवर 200 आर्टिकल्स टू द एडिनबर्ग के लिए इन्होंने कम से कम 200 आर्टिकल्स इन्होंने ज़्यादा लिखे हैं, यानी कि 200 आर्टिकल से भी ज़्यादा इन्होंने आर्टिकल्स एडिनबर्ग के लिए लिखे हैं। उन्होंने दोनों एज को जो है सपोर्ट किया था। ऑगस्टन एज को भी ये सपोर्ट करते थे और रोमांटिक एज को भी सपोर्ट करते थे। इसलिए जो इनके वर्क से वो कुछ कन्फ्यूज़न उनमें हो जाता है और वो समझने भी जो है मुश्किल है। हिज वर्क्स कुड नॉट बी अंडरस्टूड, क्योंकि उनके वर्क में जो है दोनों का हमें ऑगस्टन एज का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा और रोमांटिक एज का भी, तो थोड़े से वो कन्फ्यूजन है। ड्रामा की अगर बात करें तो इस एज में जो है वो इस एज में भी ड्रामा पॉपुलर नहीं थे। वो केवल एक पेन और पेपर का गेम बनकर रह गया था। पहले क्या था, जब पहले एज में जब ड्रामा लिखे जाते थे तो जो ड्रामेटिस्ट थे वो क्या थे, वो पब्लिक को भी देखते थे कि वो किस तरह के ड्रामा को देखना पसंद करेगी, और वो आसपास चल रही चीज़ों को भी देखते थे। उस वक्त जो है वो ड्रामा बड़े ही इत्मीनान से और बड़े ही अच्छे से लिखते थे। लेकिन अब क्या था, अब केवल एक गेम की तरह जो है ड्रामा बनकर रह गए थे। हालांकि जो इस टाइम क्या था, मेलो ड्रामा जो है सोसाइटी में आ गया था और गॉथिक फिक्शन में ये इन्फ्लुएंस था। गॉथिक फिक्शन से जो है ड्रामा इन्फ्लुएंस हो गए थे। इस एज का कोई भी ड्रामा फेमस नहीं है। नोवेल की बात करें, क्योंकि इससे पहली एज में जो है नोवेल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे। मिडिल क्लास जो है वो नोवेल्स ही पढ़ रही थी, लेकिन इस एज में ऐसा नहीं था। द नोवेल वाज नॉट फेमस। इस एज में नोवेल फेमस नहीं थे। नोबडी लाइक्ड इट, कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता था। लेकिन फिर भी कुछ फीमेल राइटर्स थी, जैसे मारिया एडजवर्थ, जेन ऑस्टन, मैरी शैले, इन्होंने कुछ नॉवेल्स लिखे थे। लेकिन क्योंकि ये फीमेल्स राइटर थी तो इनके नॉवेल्स कोई नहीं पढ़ता नहीं था, ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता था, तो इसलिए इन्हें पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा नहीं मिली थी। जेन ऑस्टन की अगर बात करें, 1775 में इनका जन्म हुआ था, 1817 में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी जो स्टोरी थी वो बहुत ही सिंपल होती थी और उनकी स्टोरी में हमें कोई पॉलिटिक्स, कोई ड्रामा, कोई सुपर नेचुरलिटी देखने को नहीं मिलती थी। बहुत ही सिंपल जो है वे स्टोरीज लिखा करती थी। उन्हें फेम तो मिली, लेकिन आफ्टर हर डेथ, यानी कि जब वो जीवित थी, जब वो जिंदा थी, तो उनकी नॉवेल्स को किसी ने नहीं पढ़ा। लेकिन उनकी डेथ के बाद जो है उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिली थी। और उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडाइज, एमा, लेडी सुसन, ये जो है इनके कुछ फेमस वर्क हैं।